टाइम व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में रशिया की इलेक्शन जीते हैं विद ओवरवेलमिंग 87% ऑफ वोट। उनके जो ओपोनेंट थे वो थे निकोलाई खत्रिनोव जो कि कम्युनिस्ट पार्टी से थे, लेओनिड स्लावस्की जो कि थे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के, और व्लादिस्लाव दवानको जो कि थे न्यू पीपल पार्टी के जो पार्टिसिपेंट्स या वो रिप्रेजेंटेटिव बने थे। लेकिन क्वेश्चन ये आया है कि कैसे ऐसे ही पुतिन का गवर्नमेंट अपने 5th टाइम हासिल की है। तो ये सारी चीज तो आज जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा डिटेल्स में जानना है। पहला क्वेश्चन तो ये आएगा जो हम पढ़ने वाले हैं कि ये पुतिन है कौन, हु इज पुतिन। सेकेंड क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कि उनके जो पार्टी है जो कि रशियन यूनाइटेड कहा जाता है जिसको, ये क्या है, पार्टी का डिटेल्स या इसका जो आइडियोलॉजी है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। उसके साथ इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे कि ये जो बताया जा रहा है ये 87% वोट जीतना हालांकि असंभव है इन रशिया, तो क्या रशिया का जो ये वोटिंग सिस्टम है इसको मैनिपुलेट किया गया है, ये भी जानेंगे। और उसके साथ लास्ट जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आवर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, या हम अगर असल में इंडियन हो ना तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि पुतिन का ये जो टर्म्स है ये इंडिया के लिए कितना चेंजेस लाएगा इन द रिलेशनशिप ऑफ रशिया वर्सेस इंडिया। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि पुतिन के पास्ट के बारे में, पुतिन की ये जो गवर्नमेंट बनी उससे पहले पुतिन के बारे में। व्लादिमीर पुतिन की अगर बात करें, ये तो रशियन पॉलिटिशियन है ही, लेकिन ये एक फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर है और जो कि रशिया के प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं, और इनका टर्म्स एज ए प्राइम मिनिस्टर भी था। जन्म की अगर उनकी बात करें तो 7 अक्टूबर 1952 को इनका जन्म हुआ था, और 7th नंबर वाले, ऐसे जैसे बताते ना बहुत सारे अपने इंस्टाग्राम रील्स और सब चीजों में देखते होंगे कि न्यूमोलॉजी के हिसाब से नंबर 7 बहुत ही खास होता है, जो कि उनके नंबर है। ठीक है, अब देखो यूएसएसआर के अंदर जो सेंट पीटर्सबर्ग है अभी, जिसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग, वहां पे उनका जन्म हुआ था। तब उनका नाम क्या था, मैंने बताया लेनिनग्राड। ठीक है, पुतिन का अगर कंटिन्यूअस पोजीशन की बात करें प्रेसिडेंट के तौर पे या प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, वो 1999 से चले आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के रूप में वो 1919 से लेकर 2000 तक और 2008 से लेकर 2012 तक उन्होंने सर्व किया है रशिया के अंदर, और प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने 2000 से लेकर 2008 तक और फिर आगे बढ़ के 2012 तक उन्होंने अपना टर्म खत्म किया, और 2012 से लेकर 2024 में भी उनका फिर से सिलेक्शन या इलेक्शन में उनको जीत हासिल हुई है। अब उनके अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात करें वो क्या है, उसका नाम है, जैसे मैंने पहले भी बताया, यूनाइटेड रशिया। अब ये रशिया की रूलिंग पार्टी भी है, और इस पार्टी के अंदर अगर हम उसके आइडियोलॉजी के बारे में बात करें, इसमें सेंट्रिस्ट, सेंटर राइट या राइट विंग, ये सारी चीजों को एडजस्ट करके इनको डिस्क्राइब किया गया है। तो इसके जो आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो दोनों तरफ से ही है। मतलब ये जो पार्टी है इसके 2 सेगमेंट ही हमें देखने को मिलता है। स्पेसिफिकली अगर हम कोई भी पार्टी की बात करें, जैसे इंडिया के अंदर होता है, इंडिया के अंदर जो पार्टीज होते हैं उनके आइडियोलॉजी आइदर लेफ्ट वाइज होता है या राइट वाइज होता है। लेकिन आपको एक चीज बता दे, ये लेफ्ट और राइट आइडियोलॉजी अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल सिनेरियो बदल जाता है। आपको ये भी बता देते हैं एट द टाइम ऑफ द मोनार्क, जब मोनार्क के राइट साइड में उनके कैपिटलिस्ट लीडर्स या उनके मिनिस्टर्स बैठते थे, उनको राइटिस्ट कहा जाता था। जो मोनार्क जो अगर कहते थे यस तो वो लोग भी कहते थे यस, लेकिन उनको बिल्कुल काउंटर करने के लिए कौन होता था, द सबमिसिव, और जो प्रजा कहते हैं वो लोग, वो कहां पे बैठते थे, वो बेसिकली लेफ्ट साइड में बैठते थे। और जो सोशल या सोसाइटी के जो रूट या ग्राउंड रूटेड लोग होते हैं उनको वो रिप्रेजेंट करते थे, उनको कहा जाता था लेफ्टिस्ट। तो ये सिंपली वे में बताया जाता है कि गवर्नमेंट में जो भी चल रहा है उनका अगर नेगेटिव या उनका अगर काउंटर पार्ट कोई होता है तो वो लेफ्टिस्ट होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस रशियन जो ये यूनाइटेड रशियन जो ये पार्टी है, इसके अंदर ये दोनों टाइप ही रह जा रहा है, क्योंकि उनका ऐसे डिविजन किया जाता है। उनके अंदर जो लेफ्ट आइडियोलॉजी वाले होते हैं या वामपंथी होते हैं उनको बताया जाता है सोशली कंजर्वेटिव, और जो राइट विंग वाले होते हैं उनको बताया जाता है लिबरल कंजर्वेटिव विंग। अगर ये पार्टी के फॉर्मेशन की बात करें तो ये पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था 1 दिसंबर 2001 में। और ये कैसे हुआ था, एक फेदरलैंड है और मतलब बेसिकली ऑल रशिया,
एंड आवर होम रशिया ऐसे करके एक मार्जर हुआ था, देयर वाज अ टू मार्जर, एक ऑल रशिया अदर आवर होम और आवर होम टाइप का नाम था। ये दोनों मिलके एक स्टेट ड्यूमा इसको होल्ड करा, और जो कि रशिया की लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बताया जाता है, ठीक है। और इसने पार्लियामेंटरी मेजोरिटी मेंटेन किया है सिंस 2007। मतलब आपको समझ में आ गया कि ये पार्टी डेफिनेट वे में एकक संख्या गरिष्ठ पार्टी रहा है फ्रॉम 2007। अब अगर हम बात करें पुतिन के टाइम पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिला है रशिया के अंदर, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। मतलब पुतिन के टाइम पे विद द कोलैबोरेशन, उनकी खुद की पार्टी जो यूनाइटेड रशिया है, पुतिन ने अपने टेन्योर में रशिया में हाईली सेंट्रलाइज ये टॉप डाउन कंट्रोल इंट्रोड्यूस किया। टॉप डाउन मतलब ही विल बी द हाईएस्ट एट द अप्रोच, और उनके जो चीज होगा वो नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा। इसके साथ उन्होंने क्रेमलिन का जो ग्रिप है, इफ यू नो व्हाट इज क्रेमलिन, ये है रशियन पार्लियामेंट्री हाउस। इस क्रेमलिन का भी इन्होंने क्या किया, मास मीडिया के साथ इसका क्या इंटरप्रिटेशन होगा, इसको भी बहुत अच्छी तरह से इन्होंने टाइटन किया। और इसके साथ जो की इंडस्ट्रीज है उसको भी रैशनलाइज किया। पुतिन ने यह भी क्लियर किया रशिया के अंदर जो ओलिगार्सीज है, जो अमीर लोग है, जो कैपिटलिस्ट लोग है, उनको भी अच्छी तरह से पोजीशन, उनके जो पोजीशन है उनको भी कंडीशनल करा जाए, ताकि वो पर्सनल जो लॉयल्टी है उनके आधार पर पॉलिटिक्स के अंदर कोई किसी टाइप का एक्सटेंशन ना क्रिएट करे, ठीक है। और इंटरनेशनल लेवल पे सबसे बड़ी बात जो आप देखने को मिलता है, व्हिच इज द नियर अब्रॉड पॉलिसी। फॉर्मर सोवियत स्टेट्स है रशिया के बॉर्डर पे, रशिया ने बहुत बार, मतलब 2008 में उन्होंने जॉर्जिया पे इन्वेड किया था, और इन्होंने यूक्रेन के साथ 2014 में फिर एक फुल स्केल इन्वेशन किया 2022 में। पहले 2014 में एक प्रॉक्सी वॉर चलाया था टू सी, देखते हैं कैसा होता है चीजें। फिर जाके 2022 में एक फुल फ्लेज एक इन्वेशन इन्होंने यहाँ पे कैटर किया। अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, जहां पे हम ये बात करेंगे कि ये जो वोटिंग हुआ, जहां पे इन्होंने फिफ्थ टर्म को सिक्योर किया, वो एक्चुअली में उसके बारे में राय क्या है। अगर खत्रीनोव के बारे में बात करें कि जो कि स्टेट डुमा के एक मेंबर है, मतलब लोअर पार्लियामेंट्री हाउस के एक मेंबर है, उन्होंने पुतिन की जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन यूक्रेन में हुआ है उनको उन्होंने सपोर्ट भी किया, लेकिन उन्होंने पहले ही एक चीज को अपोज किया था कि कुछ डोमेस्टिक पॉलिसीज है जो कि ब्रिटिश, जो कि यूनाइटेड रशिया पार्टी, ब्रिटिश नहीं यूनाइटेड रशिया पार्टी है, उन्होंने प्रपोज किया था। स्लाट्स्की की अगर बात करें, वो की स्टेट डूमा के भी सीनियर मेंबर है, तो एलडीपीआर के लीडर भी है, और उन्होंने टेक ओवर किया था पार्टी लीडरशिप आफ्टर द डेथ ऑफ व्लादिमीर जिरिनोव्स्की इन द 2022। जिस मतलब जिरिनोव्स्की की जो डेथ है वो बहुत ज्यादा ही बताया जाता है कि रशियन पॉलिटिक्स को चेंज करने वाली चीज है। और डवानकोव की जो बात की, उन्होंने न्यू पीपल पार्टी से उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया था, और उनका स्टैंस है कि ऑस्टेंसिबिलिटी लिबरल और प्रो बिजनेस, सिंपल वे में वो जो ओलिगार्सी, प्रो ओलिगार्सी सोच के साथ आए थे। लेकिन रशिया की ये जो इलेक्शन है, ये चारों लोगों को रहने से भी पहले, जैसे मैं बता रही थी, इस इलेक्शन को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है। क्यों क्रिटिसाइज किया है भाई? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि रशिया में पुतिन का आना ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन के थ्रू नहीं हुआ है। कुछ कैंडिडेट्स ये क्लियरली बताया गया है कि देखो, जैसे बोरिस नजेज़दिन है उनका नाम, आई एम मिसस्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, रशियन प्रोनाउंसिएशन है, यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। बोरिस याद रखना, बोरिस नजेज़दिन है उनका नाम, जो कि एक एंटी वॉर प्लेटफॉर्म पे कैंपेन कर रहे थे, और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया ड्यू टू एलर्ज्ड, मतलब उन पे बेसिकली इरेगुलरिटीज इन वोटर सिग्नेचर का चार्जेस लगा के उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। और यह भी कहा जा रहा है कि पुतिन ने कोई भी क्रेडिबल ऑपोजिशन के सामना करा ही नहीं, मतलब जहां पे पुतिन के जितने सारे ऑपोजिशन थे वो कहीं ना कहीं पुतिन से साथ रिलेटेड है, ये चीज बताया जा रहा है, ठीक है। अब रशिया के इलेक्शन को क्रिटिसाइज किया और भी जाता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट मीडिया को इंटिमिडेट और सप्रेस किया जाता है, ये बताया गया है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, पुतिन आके सबसे पहले तो मीडिया कंट्रोल अपने हाथ में रखा था, और उसके साथ इंटरनेट के ऊपर भी कंट्रोल रखा था। रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग जो इस इलेक्शन के लिए होता है वो एक्सट्रीमली लिमिटेड वे में यहाँ पे हुआ,
और व्लादिमीर पुतिन ने रिसीव किया 87% ऑफ वोट, जो कि एक रिकॉर्ड टर्नआउट बना। और ये क्या है, मतलब सिंपली जो क्रिटिक्स है उनको लग रहा है कि भाई ये नंबर ऑफ वोट जीतना इट इज प्री ऑर्डेंड, ये हो ही नहीं सकता, ये पहले से ही सिलेक्ट किया, मतलब सेटेड है कि इतना ही दिखाएंगे हम। अब कुछ क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि इलेक्शन प्रोसेस को बहुत बार रिगिंग किया गया है, इलेक्शन प्रोसेस में रिगिंग बहुत अच्छी तरह से चला है, और ट्रूथ जो कि रिगिंग हुआ है पुतिन के फेवर पे, ठीक है। आपको पता है रिगिंग क्या होता है, किसी एक के वोट दूसरे जाके दे देना, ठीक है, या उसको मैनिपुलेट करना। अच्छा, अब इसमें और एक चीज क्या है, जो ऑपोजिशन कैंडिडेट है वो उनको बेसिकली पता चला कि उनके बारे में वोट आया ही नहीं, ये भी चीज, और बैलेट बॉक्स स्टफिंग जैसे मेथड भी शामिल किया गया है। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, जैसे मैंने बताया कुछ हाई प्रोफाइल ऑपोजिशन फिगर है जो जेल में चले गए, और उनमें से किस किस की अगर हम इनकी बात करें तो इनके मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में डेथ हो गया या कंट्री से एक्साइल कर दिया गया। ये सब फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं एक एनवायरनमेंट का, जिस एनवायरनमेंट में बताया जा रहा है कि वोटर्स को वर्चुअली कोई चॉइस ही नहीं मिला था, जहां पे ट्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अंडरमाइन किया जाए और वोटिंग किया जाए। इसके अलावा अगर कुछ हम बात करें विच इज आवर सम इंटरनेशनल ऑब्जर्वर और क्रिटिक्स, उनका ये पॉइंट आउट है कि वोटिंग का अगर वोटिंग जैसे हुआ था ना, उससे रशिया एज वेल एज रशियन ऑक्युपाइड पोर्शन ऑफ यूक्रेन, जो कि मोर देन 50 कंट्रीज से कंडेम किया गया है एज ए इलेजिटिमेट। मतलब कितनी अजीब बात है, जो सारे एरिया रशिया के अंदर है भी नहीं, वहां से भी वोट के काउंट किया गया है। दैट इज नॉट बाय मी, इट इज बीन टोल्ड बाय द इंटरनेशनल क्रिटिक्स जो इस वोटिंग के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। वो ये सब फैक्टर मिलाकर क्रिएट करते हैं एक पिक्चर जिसमें रशिया के इलेक्शन को फ्री और फेयर नहीं माना जाता है। चलो, ये सब चीज तो हमें पता चल गया। अब हम बात कर गए द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डे, सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो पुतिन का जीत है वो इंडिया के लिए क्या मायना रखता है। पहले आपको बता देते हैं कि पुतिन और इंडिया के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिलेशनशिप देखा जाता है। कहां कहां पे, जैसे कि आपको पता ही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इन दोनों के अंदर है, डिफेंस के सेक्टर में, एनर्जी के सेक्टर में एंड ट्रेड के सेक्टर में। पुतिन की पावर में आने से एक चीज तो पता चल ही जाता है, ये जो सेक्टर है ये बहुत ज्यादा सॉलिडिफाई होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी ही वाज देयर, और अभी जाके उन्होंने फिर से आगे इसको मतलब अपना टर्म्स को आगे बढ़ाया, तो डेफिनेटली जो रिलेशनशिप है वो और ज्यादा टाइटन होगा। जैसे जयशंकर जी बोलते हैं कि रशिया इज आवर फ्रेंड, फॉरएवर फ्रेंड, है ना। और फॉरेन मिनिस्टर सरगाई लार्नोव, उन्होंने इंडिया की जो न्यूट्रल पॉलिसी है उनको प्रेज भी किया, मतलब इंडिया इज ऑलवेज विथ एवरीवन, है ना। एक चीज याद रखना, वी इंडियन अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली कि अगर दोस्ती रखनी है तो सबके साथ अच्छे से रखो, हमें वो नहीं बनना है कि जो पीठ पीछे वार करे, ठीक है। तो मतलब इसीलिए जब भी वेस्टर्न सैंक्शन की प्रेशर भी आता है तब भी जाके इंडिया का न्यूट्रल एक रिलेशनशिप मेंटेन करने का प्रोसेस देखा जाता है, जो कि रशिया की तरफ से भी बहुत बार प्रेस किया गया है। जैसे मैंने बताया, सेर्गेई लाव्रोव ने भी इसको किया था, न्यूट्रल पॉलिसी का प्रेस, वो चीज है। दूसरी बात की बात करते हैं, वो है पुतिन की विन से रशिया का वेस्ट के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें ब्रेक कहां होना। जैसे आपको पता है कि नाटो रशिया के खिलाफ बहुत स्ट्रांगली है, और रशिया का चाइना के टुवर्ड्स टर्न होना, ये इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के लिए कुछ तो कॉन्सिक्वेंसेस लेकर जरूर आएगा। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इंडिया को अपने जो जियोपॉलिटिकल अलायंसेस है और जो पार्टनरशिप है उसको और ज्यादा केयरफुली नेविगेट करना पड़ेगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि हमारे जो फॉरेन पॉलिसी है वो ये क्या कर सकता है, अगर कर सकता है उसका डिटेल्स जरूर बताना है आपको, ठीक है। और स्पेशली अगर हम बात करें करंट ग्लोबल डायनेमिक्स, उसमें जो जो चल रहा है वहां पे इंडिया को बहुत ज्यादा सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर एक बात करते हैं, वो है ये जो कि है एशिया के अंदर रशिया की पाइवोटल रोल, जिसमें चाइना है और अदर ईस्टर्न पावर के साथ टाइज स्ट्रेंथन करना शामिल है फ्रॉम रशिया। तो ये चीज क्या करेगा, इंडिया के लिए एक मिक्स बैग रिएक्शन बन सकता है। तो एक तरफ ये इंडिया को रशिया के साथ अपने रिलेशन को डिपेंड करने का मौका देता है, और दूसरी तरफ ये क्या कर रहा है, ये इंडिया को एक डेलिकेट पोजीशन में डाल सकता है।
अगर हम इनके स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट की बात करें और स्पेशली चाइना के साथ इंडिया के जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है वो चीज है, तो आखिर मैं आपको यही बताऊंगी कि पुतिन के जो ये विन है ये डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ने वाला है इंडिया के डिफेंस इंपोर्ट पर, क्योंकि इंडिया हिस्टोरिकली रशिया से मेजर डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते आए हैं। पुतिन की पावर में रहने से ये जो डिफेंस टाइज है ये कंटिन्यू होंगे, जो कि इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। सो मतलब इन अ होल हम ये बोल सकते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज इंडिया के थे वो और उसके साथ चैलेंजेस दोनों ही क्रिएट होते हैं विद द विनिंग ऑफ द पुतिन, ठीक है। और इंडिया के अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको मेंटेन करना, उसको इंटरेस्ट को ग्लोबल स्टेज में रखना, ये सारी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आज के क्लास का 360 डिग्री एनालिसिस। आशा करती हूँ बहुत ही इंसाइटफुल रहा होगा। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दे, शेयर कर दे और इसको कमेंट जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द टाइम। प्लीज बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।